दूरबीन से मोहल्ले के घर घर में झांकने वाली सास। शाम के सुहाने समय में सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है। वहीं आसमान में सिंदूरी रंग बिखरा रहता है। जहां घर के सामने एक छोटे और सुंदर बागीचे में नीम के एक बड़े पेड़ की घनी छांव में बेंत की 2 कुर्सियां और एक छोटी मेज रखी हुई होती है, जिस पर निर्मला और उसकी नई बहू अंजलि बैठकर चाय पी रही होती हैं। अंजलि बड़े प्यार से निर्मला के कप में चाय डाल रही थी। रहने दो बहू, बस इतनी काफी है। ज्यादा चाय पीने से भी रात को भूख मर जाती है। तू भी ले ले। जी मम्मी जी, मैंने ले ली है। आज मौसम कितना अच्छा है ना, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। हाँ मौसम तो ठीक है, पर बता बहू, तुझे अपना ये ससुराल कैसा लगा? अभी तो आए हुए तुझे सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं। यहाँ मन लगा या नहीं? मम्मी जी, ससुराल तो बहुत ही प्यारा है। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे घर में आई हूँ। आपने और पापा जी ने मुझे बिल्कुल बेटी जैसा प्यार दिया है। ये तो अच्छी बात है। और यहाँ के आसपास का माहौल कैसा लगा? मम्मी जी, मुझे तो ये मोहल्ला भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण, सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण और अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे सब एक परिवार की तरह रहते हैं। यहाँ के लोग ना बहुत स्वीट है। बहू, इतनी जल्दी तारीफ मत करो। अभी तो तुमने सिर्फ सतह देखी है। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। हकीकत कुछ और ही होती है। आप ऐसा क्यों कह रही है मम्मी जी? सब तो इतने अच्छे से मिलते हैं। वो सामने वाली मिश्रा आंटी हो या वर्मा अंकल, सब कितने सभ्य लगते हैं। सभ्य होना और संस्कारी दिखना 2 अलग बातें हैं। इस मोहल्ले के हर घर की दीवारों के पीछे एक अलग ही कहानी चल रही होती है, जो बाहर वालों को नहीं दिखती। तभी उनके सामने वाले घर का गेट खुलता है। शर्मा जी हाथ में खाली झोला लेकर बाहर निकलते हैं। वो इधर उधर देखते हुए बाजार की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी निर्मला उन्हें देखते ही कहती है, अरे शर्मा जी प्रणाम, बाजार जा रहे हैं क्या? जी हाँ निर्मला बहन जी, बस थोड़ा सब्जी वब्जी लेने जा रहे थे। अच्छा, वैसे शर्मा जी आज चेहरे पर बड़ी चमक है। गुलाब जामुन का स्वाद कैसा था? बड़े मजे से खा रहे थे आप? निर्मला की बात सुनकर शर्मा जी एकदम ठिठक जाते हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पसीने पसीने हो जाते हैं। आप ये क्या कह रही हैं? कौन सा गुलाब जामुन? मैंने कुछ नहीं खाया। अरे अब छोड़िए भी शर्मा जी, मैं तो बस स्वाद पूछ रही थी। जाइए सब्जी ले आइए, वरना देर हो जाएगी। अरे इसे कैसे पता चला? मैंने तो दरवाजा और अलमारी के पीछे छिपकर खाया था। क्या इसकी आंखें दीवार के आर पार देख लेती हैं? शर्मा जी बिना कुछ बोले तेज कदमों से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अंजलि अपनी सास को बड़े अचरज से देखते हुए कहती है, मम्मी जी, आप ये क्या कह रही थी? आपने कब शर्मा जी को गुलाब जामुन खाते देख लिया? वो तो कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं खाया। बहू, मैंने तुझसे कहा ना कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हकीकत कुछ और ही होती है। बस मैंने हकीकत बताई और वो चौंक गए। पर मम्मी जी, वो तो उनके घर के अंदर की बात होगी। आप उनके घर तो गई नहीं थी, फिर आपको कैसे पता चला? बस पता चल जाता है बहू, मेरी नजरें बहुत तेज है। तू चाय पी, ठंडी हो जाएगी। अंजलि खामोश हो जाती है, पर उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वो देखती है कि उसकी सास का व्यवहार मोहल्ले वालों के प्रति थोड़ा अजीब है। वो लोगों से ऐसी बात करती है जो उन्हें असहज कर देती है। अगले दिन सुबह अंजलि रसोई में चाय बनाकर ट्रे लेकर हॉल में आती है, जहाँ निर्मला, उनके पति और बेटा बैठे होते हैं। लीजिए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। पापा जी, आपके लिए बिना चीनी वाली, और अमित आपके लिए कड़क चाय। जिसके बाद विवेक चाय पीते हुए, वाह भाई वाह बहू, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। स्वाद एकदम लाजवाब है। सच में अंजलि, ना चीनी कम है ना चाय पत्ती ज्यादा, एकदम परफेक्ट बैलेंस है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ना ही गैस की खपत ज्यादा हुई है। बहू को पता है कि चीजें कैसे सलीके से इस्तेमाल की जाती है। अंजलि मुस्कुराकर रसोई में चली जाती है और दोपहर का खाना बनाने में लग जाती है, और फिर खाना बनाकर सभी को परोसती है। खाना देकर विवेक, खाने की खुशबू से ही भूख बढ़ गई है। बहू, तुमने तो भाई कमाल कर दिया। सभी खाना खाते हैं। वहीं खाना खाते हुए निर्मला, अच्छा है बहू, आज खाना खाकर मुझे यकीन हो गया कि हमने जो अपनी बहू लाने का फैसला किया था वो फैसला बिल्कुल सही था। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ पहले पता कर लिया था। अरे मम्मी जी, वो तो रिश्ता जोड़ने से पहले सभी जानकारी पता करते ही है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं बहू, जो जानकारी मेरे पास थी वो शायद किसी और के पास नहीं होगी। अंजलि निर्मला की बात का असली मतलब नहीं समझ पाती और बस मुस्कुरा देती है। अगले कुछ दिनों तक अंजलि एक बात नोटिस करती है। जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, निर्मला अपनी दिनचर्या बदल देती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि और निर्मला मार्केट के
एक बड़ी साड़ी की दुकान में बैठी हुई होती हैं। वहीं दुकानदार उनके सामने एक से बढ़कर एक साड़ियां फैला रहा होता है। देखिए बहन जी, ये एकदम लेटेस्ट डिजाइन है, सिल्क में भी है और शिफॉन में भी। अरे 2 बज गए। बहू तुम अपने लिए साड़ी सिलेक्ट कर लो, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मुझे अभी घर निकलना पड़ेगा। मम्मी जी इतनी जल्दी? अभी तो हमने ठीक से देखा भी नहीं। क्या काम है? मैं भी साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, अमित को बोल देना, वो तुझे ले जाएगा, मुझे जाना होगा। निर्मला बिना रुके दुकान से बाहर निकल जाती है और रिक्शा पकड़कर घर पहुंचती है। वहीं अंजलि घर लौटकर देखती है कि निर्मला अपने कमरे में है। वो चुपके से देखती है कि निर्मला ने अपनी अलमारी से एक लाल कपड़े में लिपटा हुआ कुछ सामान निकाला है और निर्मला वो सामान लेकर चुपचाप बैल्कनी में चली जाती है। बैल्कनी में चारों तरफ गहरे रंग के पर्दे लगे होते हैं। वहीं निर्मला एक कोने में जाकर बैठ जाती है। मम्मी जी ये हर रोज 3 बजे से 5 बजे तक बालकनी में क्या करती हैं? न किसी को आने देती है, न खुद बाहर आती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अंजलि देखती है कि इन 2 घंटों के दौरान निर्मला बिल्कुल बदल जाती है। वो किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि पानी भी खुद ही लेकर जाती है। और एक दिन अंजलि अपनी सास को इस तरह बैठे हुए देखकर मन ही मन सोचती है, आखिर राज क्या है? वैसे तो पूरा दिन मम्मी जी कभी पानी मांगती है, कभी नाश्ता, कभी कुछ और, लेकिन ये दिन के 2 घंटे वो मुझसे कुछ नहीं मांगती, खुद ही सब संभाल लेती है। चलो जो भी हो, मेरे लिए तो अच्छा ही है, कम से कम 2 घंटे मुझे आराम तो मिलता है। ऐसे ही एक दिन बैल्कनी के पर्दे के पीछे निर्मला बैठकर लाल कपड़े से एक चमचमाता हुआ दूरबीन निकालकर उसे अपनी आंखों पर लगाती है और धीरे से पर्दे के पीछे से सामने वाले घरों की ओर झांकना शुरू कर देती है। चलिए देखते हैं आज मोहल्ले में क्या नया पक रहा है। निर्मला दूरबीन घुमाती है और शर्मा जी के घर की खिड़की पर फोकस करते हुए देखती है कि शर्मा जी अपने कमरे में बैठे होते हैं और उनकी पत्नी बाहर हॉल में सफाई कर रही होती हैं। तभी शर्मा जी धीरे से अपनी अलमारी खोलते हैं और उसके पीछे छिपाकर रखे हुए गुलाब जामुन का डिब्बा निकालकर बार बार दरवाजे की तरफ देखते हैं कि कहीं उनकी पत्नी ना आ जाए। ओहो मिस्टर शर्मा जी, आपको नहीं पता कि मैं सब देख रही हूँ। बेचारी मिसेस शर्मा इतना कोशिश करती है आपके लिए, इतना मेहनत से शुगर फ्री खाना बनाती है ताकि आपकी शुगर न बढ़े, और आपको देखो क्या मजे से गुलाब जामुन और रसगुल्ले निपटा रहे हैं। निर्मला मजे लेकर ये देखती है, उसे एक अजीब सी संतुष्टि मिलती है। अच्छा है, मुझे मोहल्ले के सभी लोगों के राज पता है, तभी तो मैं मोहल्ले में सिर उठा के चल सकती हूँ और हर किसी को इसकी बात का जवाब दे सकती हूँ। जानकारी ही तो ताकत है। निर्मला फिर अपनी दूरबीन घुमाती है और इस बार वर्मा जी के घर की ओर देखती है, फिर मिश्रा जी और गुप्ता जी के घरों की ओर। वो हर खिड़की, हर दरवाजे के पीछे झांकने की कोशिश करती है और देखती है कि गुप्ता जी के घर की खिड़की और दरवाजे बंद हैं और वहाँ फिलहाल कोई हलचल नहीं है। इनके घर में तो अभी सन्नाटा है, लगता है सब सो रहे हैं। वहीं शाम के 5 बजते ही निर्मला अपना दूरबीन वापस लाल कपड़े में लपेटकर अलमारी में छुपा देती है। फिर वो हमेशा की तरह घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाती है। वहीं अंजलि उसके लिए चाय लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी, आपकी शाम की चाय। शुक्रिया बहू, चाय पीकर बहुत ताजगी महसूस होती है। तभी गली में सब्जी वाले की आवाज सुनाई पड़ती है, ताजी ताजी सब्जियां ले लो, आलू गोभी मटर ले लो। सब्जी वाले की आवाज सुनते ही मोहल्ले की औरतें अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगती हैं। शर्मा जी की पत्नी भी बाहर आती हैं। वहीं निर्मला उन्हें देखकर मुस्कुराती है। भैया कैसी सब्जी लाते हो आप? आपको पता है ना कि मैं इनके लिए रोज करेले का जूस और करेले की सब्जी बनाती हूँ, फिर भी इनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रहा है, हर बार रिपोर्ट बड़ी हुई आती है। बहन जी, इसमें मैं क्या करूँ? मैं सब्जियाँ उगाता थोड़ी ना हूँ, मैं तो मंडी से लाकर बेचता हूँ। अब आपके पति की शुगर कंट्रोल नहीं है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जरूर वो चुपके चुपके कुछ मीठा खाते होंगे। ऐसे कैसे बात कर रहे हो भैया? मेरे घर में तो चीनी का एक दाना तक नहीं है। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि वो बाहर कुछ ना खाए, फिर भी ये शुगर क्यों बढ़ रही है? निर्मला ये सब सुन रही है। उसे पता है कि शर्मा जी अलमारी के पीछे क्या करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो बस एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपनी चाय पीती रहती है। ये देखकर अंजलि मन ही मन, मम्मी जी कितनी शांत है, जबकि शर्मा आंटी इतनी परेशान है। क्या वाकई मम्मी जी को कुछ पता है या सिर्फ वो अटकलें लगाती है? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अंजलि अब अपनी सास की हरकतों पर बारीक नजर रखने लगती है, पर वो कुछ पता नहीं कर पाती। और एक रात जब सब सो चुके होते हैं, लेकिन निर्मला के कमरे की लाइट अभी भी चल रही होती है। निर्मला अपने कमरे में एक नाइट विजन दूरबीन लिए खिड़की के पर्दे को थोड़ा हटाकर बाहर देख रही होती है। वो वर्मा जी के घर की ओर निशाना साधती है। वर्मा जी का बेटा अपने कमरे में किताबों के सामने लैंप जलाकर बैठा होता है। बाहर से देखने पर लगता है कि वो जी तोड़ पढ़ाई कर रहा है।
यूपीएससी की तैयारी चल रही है बेटा, जरा करीब से देखें। निर्मला दूरबीन से देखती है कि किताबों के पीछे एक मोबाइल रखा होता है। वर्मा जी का बेटा किताब की तरफ देख रहा होता है, पर उसका ध्यान फोन पर है। वो वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, और जैसे ही उसके पिता कमरे के पास आते हैं, वो फौरन फोन छिपा लेता है और मेन लाइट ऑन कर लेता है। और जैसे ही पिता जाते हैं, वो फिर लाइट ऑफ करके फोन निकाल लेता है। अच्छा, तो किताबों के पीछे यूपीएससी की तैयारी के बहाने अपनी महबूबा से बातें की जा रही है। वर्मा साहब तो सोच रहे हैं कि बेटा कलेक्टर बनेगा, पर बेटा तो कहीं और ही। निर्मला धीरे से दूरबीन हटाती है और मनी मन हंसती है। अंजलि भी ये सब देखकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। अगले 2 दिन बाद मोहल्ले के मंदिर के पास एक बड़ा सत्संग आयोजित किया जाता है। मोहल्ले की लगभग सभी महिलाएं और कुछ पुरुष वहाँ एकत्रित होते हैं। वहीं भजनों की मधुर आवाज गूंजती है, जहाँ निर्मला और अंजलि भी आए होते हैं। तभी उनकी मुलाकात शर्मा जी और उनकी पत्नी से होती है। प्रणाम शर्मा जी। प्रणाम बहन जी, आज तो सत्संग में बड़ी रौनक है। हाँ निर्मला बहन, बस भगवान का नाम लेने चले आए, मन को शांति मिलती है। सही कहा आपने। वैसे शर्मा जी, आज आपके चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिख रही है। कहीं आजकल चीनी की चोरी तो नहीं कर रहे हैं आप? अरे नहीं, मैं क्यों चोरी करूँगा? आप भी क्या मजाक करती हैं? मजाक नहीं शर्मा जी, बस एक चेतावनी है। याद रखिएगा, इंसान से तो आप छुप सकते हैं, पर भगवान सब देख रहा है। ऊपर वाले की नजर से कुछ नहीं छुपता, और कभी कभी तो बगल वाले की नजर से भी नहीं। निर्मला बहन, कैसी बातें कर रही हैं आप? इन्होंने तो हफ्तों से चाय में चीनी तक नहीं देखी है। अरे बहन जी, आप भी भोली है। कभी कमरे में जाकर देखिएगा कि शर्मा जी अपनी भारी वाली अलमारी के पीछे आखिर करते क्या रहते हैं। अलमारी सिर्फ कपड़े रखने के काम नहीं आती, राज छुपाने के काम भी आती है। ये सुनते ही शर्मा जी के हाथ पांव फूल जाते हैं। वहीं अंजलि जो पास ही खड़ी थी, वो अपनी सास की बातें सुनकर अपनी सास के कान में, मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप, चलिए यहाँ से। अलमारी के पीछे कौन क्या करेगा? चलिए, सत्संग शुरू हो गया है, ध्यान लगाते हैं। शर्मा जी तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर भीड़ में से आगे निकल जाते हैं। वहीं अंजलि निर्मला को एक तरफ ले जाती है और, मम्मी जी आपको सबके सामने ऐसी बातें शोभा नहीं देती। किसी के घर में कोई क्या कर रहा है ये हमें बताने की क्या जरूरत है? लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? लोग वही सोचेंगे जो मैं उन्हें सोचने पर मजबूर करूंगी। तू अभी छोटी है बहू, तू नहीं समझेगी। अगले दिन मोहल्ले के चौराहे पर हलचल चल रही होती है। वर्मा जी आज बहुत खुश हैं और सबके बीच खड़े होकर मिठाइयों के डिब्बे खोल रहे होते हैं। वहीं मोहल्ले के कई लोग इकट्ठा होते हैं। अरे भाई आइए आइए, सब लोग मुंह मीठा कीजिए, आइए, बहुत खुशी का दिन है। अरे वर्मा जी, अभी तो परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं आया भाई, फिर मिठाई किस बात की? अरे भाई, रिजल्ट तो बस एक औपचारिकता है। मेरा बेटा रात रात भर जाकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, दिन रात किताबों में डूबा रहता है। मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बार आईएएस जरूर या फिर आईपीएस जरूर बनेगा। इसी आत्मविश्वास में मैं पहले ही मिठाई बांट रहा हूँ। तभी निर्मला वहाँ से गुजरती है। वो रुककर वर्मा जी की बातें सुनती है, फिर उनके पास जाकर, वर्मा जी आपका लड़का तो वाकई कमाल की पढ़ाई कर रहा है। रात की खामोशी में भी उसकी मेहनत चमकती है। शुक्रिया निर्मला बहन जी, देख लेना मेरा नाम रोशन करेगा वो तो ठीक है, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसे कहिएगा कि परीक्षा में वो किताबों के पीछे छुपे हुए ज्ञान का इस्तेमाल करे, वरना दिल और रिजल्ट दोनों ही टूट जाएंगे। वर्मा जी का बेटा जो पास ही खड़ा था, ये सुनकर सुन्न पड़ जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। आंटी, आप क्या बोल रही हैं? मैं किताबों के पीछे क्या करता हूँ? बेटा, जो तुम सोच रहे हो ना, मैं सब जानती हूँ। और हाँ, तुम ये भी ध्यान रखना, मेरी निगाह सब पर है। तुम अपने मम्मी पापा से झूठ बोल सकते हो, दुनिया से छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे कोई सच्चाई छुपा नहीं सकते। मेरी नजरें सब जगह रहती है। वर्मा जी का लड़का घबराकर वहाँ से हट जाता है। अंजलि ये सब देखकर मनी मन सोचती है, हे भगवान, मेरी सास कैसी बातें करती है। मुझे तो अब अपनी सास से डर लगने लगा है। ये कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक चलता फिरता जासूसी नेटवर्क है। इन सब के बाद से अंजलि बहुत सहमी सहमी से रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन अंजलि किचन में काम कर रही होती है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं निर्मला उसे देख तो नहीं रही। तभी अचानक उसके हाथ से एक चीनी मिट्टी का बर्तन छूटकर फर्श पर गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। उफ, ये क्या हो गया? अब अगर मम्मी जी को पता चला तो? कहीं वो अपनी बालकनी से यहाँ तो नहीं देख रही थी? अंजलि जल्दी जल्दी टुकड़े समेटने लगती है। ऐसे ही दोपहर में वो अपने कमरे में कपड़े प्रेस करने बैठती है, पर डर के मारे उसका हाथ कांप रहा होता है। प्रेस ज्यादा गर्म हो जाती है
और अमित की एक शर्ट पर हल्का सा जलने का निशान पड़ जाता है। वो बुरी तरह घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है जैसे घर के हर कोने में मम्मी जी की आंखें लगी हुई हैं। तभी निर्मला कमरे में प्रवेश करती है। अंजलि एकदम उछल पड़ती है और जलते हुए कपड़े को छुपाने की कोशिश करती है। क्या हुआ बहू, इतनी डरी डरी सी क्यों है? मम्मी जी, सच कहूँ तो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपकी 1000 आंखें हैं जो पूरे मोहल्ले में रहती है। आपके पास कोई गुप्त सीसीटीवी कैमरा है क्या? आप हर किसी पर नजर रखती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मुझ पर भी नजर रखी हो? नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। तू तो अपने घर की है, मुझे तुम पर नजर रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे तो पता है ना कि मेरे घर वाले कैसे हैं और क्या करते हैं। मेरा ध्यान तो सिर्फ उन मोहल्ले वालों पर रहता है जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। अंजलि को थोड़ी राहत तो मिलती है, पर उसका डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। और 1-2 दिन बाद दोपहर के समय निर्मला अपनी बालकनी से दूरबीन गुप्ता जी के घर की ओर मोड़कर देखती है कि गुप्ता जी के घर में हाल ही में एक नई बहू आई है। चलिए देखते हैं नई बहू का क्या हाल है। निर्मला दूरबीन से देखती है कि गुप्ता जी की बहू किचन में बहुत परेशान है। उसने स्लैब पर मोबाइल रखा है और YouTube पर गोल रोटी बनाने का वीडियो देख रही है। वो रोटी बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन रोटियां जल जाती हैं और सब्जी में भी काला धुआं निकलने लगता है। तभी वो रोने जैसा मुंह बनाकर अपने फोन में जोमेटो ऐप खोलती है। ओहो, तो ये है आज की पीढ़ी का राज, YouTube से पढ़ाई और जोमेटो से विदाई। थोड़ी देर के बाद एक डिलीवरी बॉय आता है। गुप्ता जी की बहू बड़ी चतुराई से इधर उधर देखती है और पार्सल लेकर किचन में घुस जाती है। वो होटल का खाना अपनी प्लेटों में सजाकर रोटियां गर्म करके डाइनिंग टेबल पर रख देती है। ये सब देखकर निर्मला अपने आप से, चतुर तो बहुत है पर मेरी नजर से नहीं बच सकती। शाम को गुप्ता जी की पत्नी अपनी बहू के साथ निर्मला के घर आती हैं। तब निर्मला गुप्ता जी की पत्नी से, आइए आइए गुप्ता जी की धर्मपत्नी और बहू रानी, कैसी चल रही है गृहस्थी? क्या बताऊँ निर्मला बहन, मेरी बहू तो साक्षात अन्नपूर्णा है। क्या लाजवाब खाना बनाती है। कल रात को इसने जो रोटी और सब्जी बनाई थी, वैसे तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। अरे बहू, इनके लिए भी जरा चाय नाश्ता ला दे। जिसके बाद अंजलि किचन में जाकर थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर आती है। वहीं चाय पीकर गुप्ता जी की पत्नी निर्मला से, इससे अच्छा नाश्ता तो मेरी बहू बना लेती है। बहन जी, आपकी बहू को बोलिए कि वो भी मेरी बहू से आकर कुछ क्लासेस ले ले। हाँ, होटल के खाने और घर के खाने में तो फर्क होता ही है। आंटी जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि आपकी बहू के हाथ के खाने में वो होटल वाला स्वाद आता होगा ना, जो सीधा घर पर डिलीवर होता है। मेरी बहू के खाने में वैसा स्वाद कहाँ, वो तो बेचारी खुद मेहनत करती है। आंटी जी, आप मम्मी जी से कैसी बातें कर रही हैं? बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे खाने का राज क्या है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी सास को विस्तार से बताऊं। अरे नहीं नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी सास को खुद ही सब समझा दूंगी। मम्मी जी चलिए, घर पर काम है। गुप्ता जी की बहू अपनी सास को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। अंजलि ये सब देखकर दंग रह जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी सास वाकई पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। ये तो हद हो गई। पूरे मोहल्ले के लोग मम्मी जी से डरे डरे रहने लगे हैं। मुझे कुछ करना होगा। ऐसे ही अगले दिन निर्मला किसी काम से बाहर गई होती है। वहीं पूरा घर खाली होता है। अंजलि सफाई करते हुए निर्मला के कमरे में पहुंचती है, जहां वो अलमारी साफ करने लगती है कि तभी उसका हाथ अलमारी के सबसे ऊपरी हिस्से पर पड़ता है। उसे वहां एक भारी चीज महसूस होती है। वो अलमारी खोलती है और देखती है कि लाल कपड़े में कुछ लिपटा हुआ है। अंजलि वो कपड़ा खोलते हुए, अरे ये तो दूरबीन है। इतनी बड़ी और पावरफुल दूरबीन मम्मी जी के पास क्या कर रही है? वो दूरबीन को हाथ में लेकर देखती है और समझ जाती है कि यही वो 1000 आंखें हैं जिनका जिक्र निर्मला करती थी। तो ये है मम्मी जी की जासूसी का हथियार। ये तो गलत है। किसी की प्राइवेसी में इस तरह झांकना बिल्कुल ठीक नहीं है। मम्मी जी इसका क्या करती होंगी? तभी घड़ी में 3 बजते हैं। अंजलि को याद आता है कि निर्मला के वापस आने का समय हो गया है। वो जल्दी से दूरबीन वापस रख देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी ही देर में निर्मला घर आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। अंजलि छिपकर देखती है कि निर्मला वही लाल कपड़ा निकालकर बालकनी में जाकर पर्दा लगा लेती है। आज मैं देखूंगी कि मम्मी जी आखिर देख क्या रही हैं। अंजलि दबे पांव बालकनी के पास जाती है और पर्दे के किनारे से अंदर झांकती है। निर्मला दूरबीन से एक बुजुर्ग दंपति के घर में देख रही होती है। वो पति पत्नी बाहर समाज में बहुत ही संस्कारी और प्रेमी जोड़े के रूप में जाने जाते हैं, पर अंदर का नजारा कुछ और ही है। ओहो, आज तो वर्ल्ड रेसलिंग चल रही है इनके घर में। दूरबीन में दिख रहा है कि बुजुर्ग पति पत्नी एक दूसरे पर तकिए फेंक रहे हैं। पत्नी ने हाथ में बेल्ट ले रखी है और पति किचन के बर्तन इधर उधर फेंक रहा है।
वो बुरी तरह झगड़ रहे होते हैं। देखिए, इन्हें बाहर तो ऐसे निकलते हैं जैसे राम सीता की जोड़ी हो। सब्जी लेने जाते हैं तो एक दूसरे को हाथ थामे रहते हैं, और अंदर देखो कुश्ती की पूरी तैयारी है। अचानक अंजलि के पैर से बैल्कनी में रखा एक गमला हिल जाता है। निर्मला चौंक कर पीछे मुड़ती है और अंजलि को देख लेती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं बस देख रही थी कि आप यहाँ रोज 2 घंटे अकेले क्या करती हैं, और अब मैंने देख लिया है। तो बताओ, क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि आप किस तरह से मोहल्ले वालों के घरों में ताक झाक करती हैं। आपको सबके राज पता होते हैं क्योंकि आप उन्हें छुप कर देखती हैं। हाँ बहू, मोहल्ले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब पता होना बहुत जरूरी है। तभी तो मोहल्ले में सिर ऊंचा रहता है। कोई हमसे जुबान नहीं लड़ा सकता। जानकारी ही सुरक्षा है। मम्मी जी, आपको ये नजर रखने का शौक कब से आया? मोहल्ले की औरतें गप्पे मारती है, ये तो पता था, पर आप तो प्रॉपर जासूसी कर रही हैं। बहू, मुझे जासूसी करने का शौक बचपन से ही था। मैं एक जासूस बनना चाहती थी, देश के लिए काम करना चाहती थी, पर मेरी शादी जल्दी हो गई। पूरा जीवन घर गृहस्थी संभालने में निकल गया और मेरा सपना सपना ही रह गया। फिर मैंने देखा कि ये लोग कितने दोगले हैं, तब मैंने ये दूरबीन मंगवाई। अब मुझे इनकी असलियत देखकर अपना समय काटने में मजा आता है। मम्मी जी, पर ये गलत है। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। अगर कोई आप पर ऐसे नजर रखे तो आपको कैसा लगेगा? मुझ पर कौन नजर रखेगा? मेरी तरह जासूस इस मोहल्ले में कोई पैदा नहीं हुआ। पर इसकी वजह से मोहल्ले वाले हमसे दूर होने लगे हैं। कोई हमसे ठीक से बात नहीं करता। क्या आपको अच्छा लगता है कि लोग आपसे डरे? मुझे अच्छा लगता है जानकारी अपने पास रखना। डरेंगे तभी तो तमीज में रहेंगे। अंजलि वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो समझ जाती है कि उसकी सास समझाने से नहीं मानने वाली। अंजलि ने अब ठान लिया है कि उसे अपनी सास की इस खतरनाक आदत को छुड़वाना ही होगा। वो घर के काम निपटाती है, लेकिन उसका दिमाग योजना बनाने में लग जाता है। और एक दिन अंजलि छत पर कपड़े सुखाने जा रही होती है। जाते हुए वो अपनी सास से, मम्मी जी, मैं छत पर कपड़े फैलाने जा रही हूँ। किचन में दूध रखा है उबलने के लिए, उसे देख लेना। और सब्जी भी धीमी आंच पर है, कहीं जल ना जाए। तू बेफिक्र होकर जा बहू, मैं देख लूंगी। मेरी नजरों से कुछ नहीं बचता। अंजलि छत पर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो नीचे आती है तो पूरे घर में जलने की बू आ रही होती है। वो किचन की तरफ भागती है और देखती है कि दूध उबलकर पूरी गैस पर फैल चुका है और कढ़ाई में सब्जी जलकर कोयला हो गई है। फिर वो निर्मला के कमरे में जाती है। वो देखती है निर्मला बैल्कनी में पर्दे के पीछे दूरबीन लगाए बैठी है। मम्मी जी, देखिए क्या हो गया। मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखिएगा। दूध भी बह गया और सब्जी भी जल गई। अरे बहू, वो मैं बस थोड़ा सा देख रही थी कि वर्मा जी के घर में नया फ्रिज कौन सा आया है। पता ही नहीं चला कब दूध उबल गया। मम्मी जी, आपकी इस ताका झाकी की वजह से मुझे और घर को कितना नुकसान हो रहा है। मोहल्ले के लोग अब हमसे कतराने लगे हैं। अंजलि गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अंजलि तैयार होकर अपनी एक सहेली से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाती है। दोनों कॉफी ऑर्डर करते हैं और फिर अंजलि सारी बातें अपनी सहेली को बताती है। ये सब सुनकर अंजलि की सहेली कहती है, क्या तेरी सास दूरबीन से पूरे मोहल्ले में झांकती है? ये तो बहुत डरावना है यार। हाँ, और इसी वजह से पूरा मोहल्ला हमें शक की निगाह से देखता है। कोई हमारे घर नहीं आना चाहता। मुझे उनकी आदत छुड़वानी है, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। बता, मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ? जो तू कहेगी मैं वही करूँगी। देख, तुझे बस वही करना है जो मैं कहूँगी। हमें उन्हें उन्हीं के खेल में मात देनी होगी। अंजलि अंकिता को पूरी योजना समझाती है। फिर रात को अंजलि घर लौटती है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर फोन पर कुछ काम करने लगती है। वो मोहल्ले का एक फेक व्हाट्सएप ग्रुप बनाती है और उसमें मोहल्ले के कुछ लोगों को जोड़ती है। अगले दिन दोपहर के 3 बजते हैं। निर्मला हमेशा की तरह अपनी बैल्कनी में पहुंचकर दूरबीन निकालती है। वो सामने वाले के घर की बैल्कनी की तरफ फोकस करती है। अचानक वो झिझक जाती है। वो देखती है कि सामने वाले घर की बैल्कनी में कोई लड़की एक बड़ी सी दूरबीन लेकर खड़ी है और सीधा निर्मला की बैल्कनी की तरफ देख रही है। अरे ये लड़की कौन है? ये मेरी तरफ दूरबीन क्यों ताने हुए है? क्या ये भी जासूस है? तभी निर्मला के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। वो व्हाट्सएप खोलती है। ग्रुप में एक मैसेज वायरल हो रहा होता है, सावधान, हमारे मोहल्ले में एक 3D कैमरा घूम रहा है जो सबकी प्राइवेसी में ताक झांक करता है, सतर्क रहें। मैसेज के नीचे एक धुंधली सी तस्वीर है जिसमें निर्मला बैल्कनी में दूरबीन के साथ दिख रही है। अरे ये किसने किया? ये 3D कैमरा किसे बोल रहे हैं? जरूर ये मोहल्ले वालों की ही हरकत है। अगले दिन जब निर्मला सब्जी लेने बाहर जाती है, जैसे ही वो निकलती है औरतें आपस में कानाफूसी करने लगती हैं। देखो देखो, बच के रहना साहब, अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लो, 3D कैमरा आ गया है। हाँ हाँ मम्मी जी, सुना है इस कैमरे की 2 बड़ी बड़ी आँखें हैं और 2 पैर भी। ये कभी भी किसी के भी घर में घुस जाता है, दूर ही रहना इससे।
लोग निर्मला को देखकर हंसते हैं और 3D कैमरा कहकर चिढ़ाते हैं। निर्मला को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जब वो दूसरों के राज खोलती थी तो उन्हें कैसा लगता होगा। वो उदास होकर घर लौटती है। वहीं शाम को पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। निर्मला, क्या हुआ? तुम आज इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही हो? हाँ मम्मी, मैंने पहली बार आपको इतना चुप देखा है। मोहल्ले में कुछ हुआ क्या? क्या बताओ बेटा, आज मुझे समझ आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। लोग मुझे 3D कैमरा बुला रहे हैं। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मम्मी जी, जो आप दूसरों के साथ करती थी आज वही आपके साथ हो रहा है। अब सोचिए, आपकी वजह से लोगों को कितनी मानसिक परेशानी होती होगी। उनकी प्राइवेसी छिन गई थी। हाँ बहू, मैं समझ गई हूँ। ये सब तेरी ही योजना थी ना। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तूने ये सब क्यों किया। तू मेरा भला चाहती थी। मैं वादा करती हूँ, अब से मैं लोगों के घरों में ताका झाकी नहीं करूँगी। मैं अपनी ये आदत आज ही छोड़ती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और निर्मला ने जासूसी छोड़ दी है, लेकिन मोहल्ले के लोग अभी भी उससे कटे कटे रहते हैं। वो जिससे भी बात करने की कोशिश करती है, लोग औपचारिक जवाब देकर निकल जाते हैं। कैसे है वर्मा जी? बेटा ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, बहुत अच्छा हूँ मैं। वर्मा जी तुरंत वहां से निकल जाते हैं। निर्मला को बुरा लगता है। ऐसे ही एक रात निर्मला को नींद नहीं आ रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी होती है कि तभी उसकी आदत के अनुसार वो अपनी दूरबीन से बाहर देखती है। उसकी नजर गुप्ता जी की छत पर पड़ती है। अरे, ये गुप्ता जी की छत पर 3-4 आदमी कौन खड़े हुए हैं? सबके मुंह बंधे हुए हैं। ये तो चोर दिखाई दे रहे हैं। निर्मला तुरंत अपनी पुरानी दूरबीन निकालती है और स्थिति साफ देखती है। चोर खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर निर्मला अपने आप से, अब ये गुप्ता जी को बताना होगा। वो तुरंत गुप्ता जी को फोन लगाती है और फिर पुलिस को भी सूचित कर देती है। वो बैल्कनी में आकर जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। चोर चोर, गुप्ता जी के घर में चोर है। शोर सुनकर मोहल्ले वाले जाग जाते हैं। चोर पकड़े जाने के डर से भागने लगते हैं, पर तभी पुलिस की गाड़ी आ जाती है और उन्हें दबोच लेती है। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले के चौराहे पर सब इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पुलिस ऑफिसर निर्मला की तारीफ कर रहे होते हैं। वैसे निर्मला जी, आपकी होशियारी से आज एक बहुत बड़ी चोरी होने से टल गई। इस समय शहर में इन 3 चोरों का बहुत खौफ था। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। निर्मला बहन जी, मैं क्या कहूँ, आपकी इस ताका झाकी की आदत से मैं पहले बहुत परेशान था, पर आज आपकी इसी आदत की वजह से मेरे घर का सारा सामान और मेरी इज्जत बच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुप्ता जी, मुझे भी बहुत खुशी है कि आपके घर चोरी होने से टल गई। जो भी हो, आप लोग पड़ोसी है और आप लोगों की भलाई सोचना भी मेरा ही काम है। माँ जी, आज आपने सचमुच बहुत बड़ा काम किया है। अगर आप ना होती तो आज तो ये गुप्ता जी का घर साफ कर देते और ना जाने कहाँ कहाँ चोरी करते। अगले दिन मोहल्ले में एक मीटिंग बुलाई जाती है। सभी लोग वहां मौजूद हैं। वर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी की बहू और शर्मा जी की पत्नी भी वहां हैं। मोहल्ले में सब ठीक है, पर इनकी जासूसी की आदत से प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं बची है। हाँ, मेरी सास मुझ पर भड़कती है इनकी बातों की वजह से। ये जासूसी बंद होनी चाहिए। इन्हें मोहल्ले की गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। भाई नहीं नहीं, किसने कहा इनकी आदत बुरी है? क्या आप भूल गए कि कल रात क्या हुआ? अगर इनकी नजर नहीं होती तो आज मेरे घर में कुछ नहीं बचता। क्या पता मोहल्ले के और कितने घरों पर चोरों की नजर हो। मैं चाहता हूँ कि जासूसी करने के बजाय निर्मला बहन जी मोहल्ले की ऑफिशियल सिक्योरिटी का जिम्मा संभाले। अरे, मुझे भी पहले बुरा लगता था, पर जब से इन्होंने मेरे पति के गुलाब जामुन खाने की बात बताई, तब से मैंने उन पर सख्ती की और अब उनका शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में है। ये जासूसी अच्छी भी साबित हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि ये जासूसी करती रहे, खासकर मेरे पति की। मोहल्ले वाले तालियां बजाते हैं। निर्मला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ठीक है भाई और बहनों, अब मैं अपनी जासूसी की नजर दूसरों के निजी जीवन में नहीं बल्कि मोहल्ले की सुरक्षा में लगाऊंगी। अब कोई संदिग्ध इस मोहल्ले में कदम नहीं रख पाएगा। 2 दिन के बाद दोपहर के समय घर में शांति है। लंच करने के बाद सास और बहू अपने कमरे में जाने लगती हैं। निर्मला अपनी अलमारी से लाल कपड़े में लिपटी दूरबीन निकालती है। बहू, अब मेरी आंखें थक गई है। मोहल्ले की पहरेदारी और चौकीदारी करने की जिम्मेदारी अब तेरी है। ये ले दूरबीन। अंजलि दूरबीन लेती है और बालकनी के पर्दे के पीछे से सामने देखती है। सासू माँ, वैसे मिश्रा जी के घर में आज फिर से पेलन चल रहा है, देखना चाहोगी? अंजलि जोर से हंसने लगती है। निर्मला भी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। नहीं बहू, अब तुम ही देखो। ये सब मैंने बहुत देख लिया। अब तो बस सुरक्षा पर नजर रखनी है। दोनों सास बहू एक दूसरे का हाथ पकड़कर हंसती हैं। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और पूरे मोहल्ले का नजारा दिखने लगता है, जहां अब सब सुरक्षित और खुश महसूस कर रहे होते हैं।